चलिए, तो अब शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप, ठीक। और एशिया कॉन्टिनेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, और इस एशिया कॉन्टिनेंट के माध्यम से, चूंकि ये अल्टीमेटली हिस्सा किसका है, ये हिस्सा है अपने रीजनल ज्योग्राफी का, ठीक। तो इस रीजनल ज्योग्राफी में, इस एशिया कॉन्टिनेंट के माध्यम से हम एशिया का प्राकृतिक और भौतिक, एशिया का प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एशिया का हम फिजिकल और एशिया का पॉलिटिकल, एशिया के फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक। एशिया महाद्वीप के बारे में आप सब जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़े महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप जो है मुख्य रूप से इसमें जो सबसे बड़ा देश जो आपको देखने को मिलता है वो है इसका एक देश रशिया। तो एशिया को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, नॉर्थ एशिया है, ईस्ट एशिया है एंड साउथ ईस्ट एशिया है। तो एशिया को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि इतना बड़ा लैंड एरिया है एशिया का, और इतने बड़े लैंड एरिया को हम सेग्रीगेट कर दिया हमने, इसका पॉलिटिकली हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक। अभी मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको। आप सब लोग फटाफट से अपनी एटलस निकाल लीजिए, और एटलस में सबसे पहले आप एशिया का पॉलिटिकल मैप निकाल लीजिए, ठीक। क्योंकि एशिया के पॉलिटिकल मैप में आपको सबसे पहले मैं आपको पर्टिकुलर कंट्रीज बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज कहां पर हैं और क्या सिग्निफिकेंस उन सारी कंट्रीज का, जो अपने यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर मैं आपको बताऊं, इस एशिया कॉन्टिनेंट से प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो गल्फ ऑफ पर्सिया यानी फारस की खाड़ी के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है, कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो इंडोनेशिया के साथ आप ईस्ट एशिया वाला हिस्सा देख रहे हो, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें शामिल होती हैं। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के कैपिटल कई बार पूछता है वो, या उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपसे पूछ सकता है। तो इस एशिया महाद्वीप में मैं एशिया का फिजिकल और एशिया का पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट पर चर्चा करने वाला हूं। आप बिना देरी किए अपने एटलस में एशिया कॉन्टिनेंट को ओपन कर लीजिए, फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट की हम शुरुआत करते हैं, ठीक। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। और अब मैं अगर जरा सबसे पहले चर्चा करूं तो हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो एशिया, पहले तो पूरे वर्ल्ड मैप को एक बार आप देख लो, आप पूरे विश्व के मैप को एक बार फिर से देख लो आप। और इस पूरे वर्ल्ड मैप में सुनना जरा ध्यान से, इस पूरे वर्ल्ड मैप को देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, और ये जो हिस्सा है इस हिस्से को हम बोलते हैं ये है हमारा यूरोप, और इसी यूरोप से ही जुड़ा हुआ है हमारा पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, ठीक। कई बार एशिया और यूरोप को जब हम एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूरेशिया। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक रूप से यूरोप एक महाद्वीप के डेफिनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, ठीक। अगर देखा जाए तो एशिया और यूरोप के बीच में जो विभाजक रेखा है वो कॉकेशस और यूराल पर्वत को माना गया है कि भाई यूराल पर्वत के उस तरफ वाला हिस्सा पूरा एशिया है, और यूराल पर्वत के जो वेस्ट पार्ट वाला जो हिस्सा है वो पूरा यूरोप है, यूराल के ईस्ट वाला हिस्सा पूरा एशिया का हिस्सा है। तो आप देखोगे एशिया के इस वाले रीजन को बहुत ध्यान समझिएगा, एशिया का जो ये वाला रीजन देख रहे हो आप, ये तो है नॉर्दर्न एशिया, उत्तरी एशिया, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो इस वाले हिस्से को, ये जो रीजन है जहां मैं अभी मैंने बॉक्स बनाया है, इस हिस्से को, एशिया के इस हिस्से को बोलते हैं सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया, ठीक। मध्य एशिया के बाद आप देखोगे तो ये वाला जो एशिया का जो हिस्सा है, ये जहां पर अब मैंने जो बॉक्स बनाया नॉर्थ अफ्रीका, ये वाला जो हिस्सा है एशिया का, इसको बोलते हैं वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। साथ साथ में वेस्ट एशिया के साथ साथ इन देशों को खाड़ी देश भी कहा जाता है, साथ साथ में इन देशों को हम कौन सा देश बोलते हैं, खाड़ी देश भी कहते हैं, यानी गल्फ कंट्रीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखते हो एक तो अरेबियन सी तो है ही है, अरेबियन सी के साथ साथ यहां पर रेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा के बाद पर्शियन गल्फ है, तो यहां पर गल्फ है दो तीन, इस वजह से हम इस वाले रीजन को बोलते हैं गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, खाड़ी देश बोलते हैं। क्योंकि ये वेस्ट पार्ट में है, वेस्ट साइड में, इसलिए इसको वेस्ट एशिया कह देते हैं। दूसरा अगर आप इधर देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है एशिया का, इसको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशियाई देश। और दोस्तों ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। और इसी साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने मिलाकर अपना 10 देशों का एक संगठन भी बना हुआ है,
अब संभवतः उसमें 11 देश हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं आसियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक संगठन है जिसको हम आसियान समूह कहते हैं। और दोस्तों ये जो आसियान समूह है लगभग 10 देशों का समूह है, तिमोर लेस्ते को भी शामिल कर ले तो 11 देश हो जाते हैं उसमें, ठीक है। हालांकि अभी तिमोर लेस्ते के पास ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा है। तो आप देखोगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये तो ऑस्ट्रेलिया है, इसको छोड़ दीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी ये इसमें ये शामिल नहीं, यहां तक ही है, ये यहां तक है ना, नॉट दिस पार्ट। इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं यहां से, इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो कंप्लीट हिस्सा है, इस पूरे समूचे हिस्से को हम कह देते हैं हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन, राइट। तो ये है आपका साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है। अब साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अलावा ये वाला जो हिस्सा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, है ना। अगर आप उसमें म्यांमार को भी छोड़ दो तो बांग्लादेश, नेपाल, इस रीजन को हम बोलते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया। तो भारत जो है, भारत किसका हिस्सा है? भारत हिस्सा है साउथ एशिया का। तो आप देखोगे यहां पर हमने एशिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना, एशिया को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अच्छा, और अगर आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूपीपीसीएस उत्कर्ष चैनल पर जाइए, और यूपीपीसीएस उत्कर्ष चैनल पर आप देखोगे मैंने ही उसमें वीडियो बनाया हुआ है, एक 5 आवर्स की एक मैराथन सेशन है, और इस 5 आवर के मैराथन सेशन में मैंने 3 कॉन्टिनेंट्स कवर किए हुए हैं, एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और तीसरा अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट वहां पर कवर किए हैं। आज मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं एशिया महाद्वीप, और हम प्रयास करेंगे इस क्लास में एशिया महाद्वीप को पूरा हम पढ़े, इसका प्राकृतिक यानी इसका फिजिकल फीचर, और फिजिकल फीचर के साथ साथ पॉलिटिकल फीचर को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप देख लीजिए जरा इस मैप को, जरा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करिए, एशिया की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। तो अब अगर आप एशिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एशिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन देखकर आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा जो एशिया है, आप देखो पूरा का पूरा एशिया जो सबसे बड़ा, जो आपको दिखाई देता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और आप देखोगे यहां पर ये 169 डिग्री इसका ये पश्चिमी देशांतर है ना। और इधर देखोगे आप, ये पश्चिमी बिंदु है 26.2, इसका पूर्वी देशांतर बिंदु आपको यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना। एशिया को अगर हम बात करें तो यहां अफ्रीका महाद्वीप है और इधर पर है लाल सागर। तो ये लाल सागर के साथ इधर पर सेपरेट हो रहा है पूरी पृथ्वी का, और ये भी आप समझ लीजिए कि ये एशिया महाद्वीप पूरी पृथ्वी का कुल 29.8% एरिया, पूरी पृथ्वी का 29.8% एरिया ये कवर करता है, ठीक। 29.8% एरिया ये पूरा कवर करता है, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे तो एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी लाइंस गुजर रही हैं। तो एक तो पहले भूमध्य रेखा, हम बात करेंगे सबसे पहले इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ठीक। और दूसरा, भूमध्य रेखा के बाद जो दूसरी रेखा गुजर रही है वो है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री की बात हो रही है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और तीसरा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है ना, आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है। अब देखो ना, आप क्या लिखा हुआ है, अगर आप इधर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये यहां पर लिखा हुआ है 81.12 लिखा हुआ है, 81.12 डिग्री मिनट, यानी 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सो भाई 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और हम क्या कह रहे हैं, आर्कटिक वृत्त तो कहां पर तुम्हारा, जो आर्कटिक सर्कल है, जो आर्कटिक वृत्त है वो तो 66.5 डिग्री पे है। आर्कटिक सर्कल कहां पर है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर, और अगर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर है और उसके ऊपर हमें दिखाई दे रहा है एशिया का विस्तार, और ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है साइबेरियाई क्षेत्र। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, साइबेरिया है। और यहीं पर एशिया में जो सबसे ठंडा स्थान है, बर्खोयांस जहां पर अभी सबसे ठंडा स्थान माना गया है वो यहीं पर है, साइबेरिया रीजन में ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर आप देखोगे तो रूस के बाद यानी रशिया के बाद जो दूसरा बड़ा देश आपको दिखाई दे रहा है वो है चाइना। रशिया के बाद जो दूसरी बड़ी कंट्री दिखाई दे रही है आपको चाइना। चाइना के बाद जो अगली बड़ी कंट्री दिखाई दे रही है उसके बाद फिर इंडिया है, कजाकिस्तान है, ये सारे बड़े बड़े देश यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक।
अब अगर मैं करूं तो एशिया महाद्वीप को बेसिकली मैंने देखो आप इस तरीके से डिवाइड कर रखा है ना। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं ताकि आप इसको ठीक प्रकार से देख सकें। मैंने पूरे एशिया महाद्वीप को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक। अब 5 ही पार्ट मानो, चूंकि जो साइबेरिया प्रदेश है ये बेसिकली नॉर्थ एशिया का ही हिस्सा है, ये उत्तर एशिया, नॉर्थ एशिया का ही ये हिस्सा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, नॉर्थ एशिया का ही हिस्सा है, ठीक, डन, इसको याद रखिएगा। हाँ, यहां पर इसको साउथ अमेरिका नहीं, ये पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका यहां पर है, ठीक है, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है ना, ये नीचे साउथ अमेरिका और ऊपर नॉर्थ अमेरिका। अब इधर देखो आप जरा ध्यान से, तो आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ वेस्ट एशिया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? सबसे पहले बात करेंगे, आप अपने एटलस निकालिए और एटलस में जरा साउथ वेस्ट एशिया को जरा गौर करिए। साउथ वेस्ट, अच्छा क्या नॉर्थ है क्या साउथ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन समझ लीजिए। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट। अब मैंने अगर कहा कि साउथ वेस्ट की बात हो रही है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ वेस्ट ये वाला हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा, ठीक, साउथ वेस्ट वाला हिस्सा। तो हम साउथ वेस्ट वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी इन देशों की हम बात करेंगे, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट में है और दक्षिणी इलाके पर है। तो कौन कौन से कंट्रीज आ रही हैं इसमें साउथ वेस्ट में, ठीक। तो आप देखिए जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं बहरीन, ठीक, एक कंट्री मिलता है आपको यहां पर जिसका नाम है बहरीन, ठीक है। एटलस में देखिएगा आपको सारी कंट्रीज मिलेंगी, एटलस में देखिएगा यहां आपको सारी कंट्रीज यहां पर देखने को मिलेंगी। एक तो हो गया यहां पर, ये देखिए बहरीन, ठीक, डन, बहरीन मिल गया। बहरीन के बाद आपको दूसरा देश मिलेगा, ये देखो उधर है ना, ये देखिए बहरीन के बाद दूसरा देश मिलेगा आपको साइप्रस। बहरीन के बाद आपको दूसरा देश मिलेगा साइप्रस, देखिए ये है बहरीन, मिला क्या बहरीन आप लोगों को? साइप्रस इसमें नहीं दिखाई देगा लेकिन साइप्रस भी, बहरीन, साइप्रस। इसके बाद इराक और ईरान, इराक और ईरान, तो देखो आप ये है ईरान, ठीक है, ये है ईरान और यहीं पर है इराक, ईरान और इराक, ठीक। ये देखिए इधर है साइप्रस, भूमध्य सागर पर, साइप्रस यहां पर है भूमध्य सागर पर साइप्रस। तो साइप्रस, बहरीन, ईरान, इराक, चारों देश मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग एटलस में जरूर देखते जाइए, साइप्रस, बहरीन, ईरान और इराक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इजराइल और जॉर्डन जैसे 2 देशों की बात करते हैं। इजराइल जो हमेशा चर्चा में बना रहता है फलस्तीन के साथ युद्ध की वजह से, ठीक है, हाँ, साइप्रस है, ये देखा आप बता दिया मैंने, ये है साइप्रस इधर, ठीक। अब इसके बाद आपको देखोगे इस मैप में आपको दिखाई देगा कि एक तो इजराइल और दूसरा आपको देखना है जॉर्डन। तो ये जो आप कंट्री देख रहे हो ये है जॉर्डन, यहां पर ये कंट्री है जॉर्डन, ठीक। और जॉर्डन के बगल में ही जॉर्डन से जुड़ा हुआ एक देश है जिसको बोलते हैं इजराइल, ये है यहां पर आपका, ये इजराइल है, ये दिस इज इजराइल। और इजराइल के ठीक बगल में आपको मिलेगा लेबनान, इजराइल के ठीक बगल में आपको मिलेगा लेबनान, ठीक, इजराइल के ठीक बगल में आपको मिलेगा लेबनान। तो बेसिकली जॉर्डन, इजराइल और लेबनान, देखो आप, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, है ना। तो बहरीन हो गया, साइप्रस हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान। अब कुवैत, ओमान, कतर बड़े आसानी से दिख जाएंगे आपको, कुवैत, ओमान और कतर। देखिएगा जरा ध्यान से, कतर तो ये है, ये दिख रहे हैं आप, ये है कतर, ये है कतर, ठीक है। ये है यहां पर ओमान और यहीं पर एक छोटा सा देश है कुवैत, ये देखो, ये यहां पर इराक के नीचे और ईरान के बगल में फारस की खाड़ी में, है ना, फारस की खाड़ी में आपको एक कंट्री मिलेगा जिसका नाम है कुवैत। तो बेसिकली आपको कौन कौन से देश देखने को मिल गए? आपको कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब इस रीजन का सबसे बड़ा देश, सऊदी अरब, यमन और टर्की, सबसे बड़ा देश जो इस रीजन का वो है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। और यहीं पर है यमन, कैपिटल उसकी सना, यमन, ठीक है, सऊदी अरब, यमन। और यमन के बाद ये देखो यहां पर है आपको टर्की। और याद रखिएगा जो टर्की है, टर्की एक यूरेशियाई देश है,
टर्की यूरेशियाई देश है। टर्की को मैं यूरेशियाई देश क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टर्की का कुछ हिस्सा एशिया में और टर्की का कुछ हिस्सा कहां पर है? एशिया के साथ साथ यूरोप में भी, ठीक है ना। तो एशिया के साथ साथ इसका एक हिस्सा यूरोप में भी देखने को मिलता है आपको। सो बेसिकली आपको देखोगे हमने वेस्ट एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं, साउदर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन, साउथ वेस्ट एशिया इसीलिए इसको बोल रहे हैं। तो हमने साउथ वेस्ट एशिया के जो जो देशों पर हमने चर्चा करी, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, इसको हटा रहा हूं, एक बार फिर से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। सबसे पहले इधर देखिए जरा, हमने बात की किसकी? यमन और ओमान की बात करी, ठीक। यमन और ओमान के ऊपर यहां पर मिलेगा आपको, यह है ऊपर आपका सऊदी अरब, ठीक। यमन और ओमान के ऊपर ये बड़ा सा देश है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब से कौन कौन से देश टच हो रहे हैं ये भी जरा देखिएगा। सऊदी अरब से आपका यमन और ओमान तो टच हो ही रहा है, दूसरा एक यमन हो गया, दूसरा इधर आपका ओमान हो गया, तीसरा हो गया बहरीन, चौथा दोस्तों देश हो गया ये कतर, पांचवा देश हो गया कुवैत, छठवां देश हो गया इराक, सातवां देश हो गया आपका जॉर्डन। देखिए जरा ध्यान से और सुनिएगा आप जरा ध्यान से। यहां पर आपको, जहां पर आपको ये ऐसा छोटा सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ट्रायंगल नहीं है, क्या है? ये है सिनाई पेनिनसुला। ये जो मैं इस समय ट्रायंगल जैसा ही बना रहा हूं, ये बेसिकली जानते हैं क्या है? ये है सिनाई पेनिनसुला और यहीं से आपकी जाती है ये स्वेज कैनाल अंदर से, सिनाई पेनिनसुला के लेफ्ट में, यहां पर ऊपर से। क्लियर? तो कौन कौन से देश देखे आपने इसमें? बहरीन, साइप्रस, सारे देश आपने देख लिए। यमन हो गया, यमन और ओमान तो यहां पर हो ही गया। और यहीं पर देखो आप, यमन यहां पर दिख रहा है यमन, यहां पर है जिबूती। लेकिन याद रखिएगा जिबूती अफ्रीका महाद्वीप का देश है, एशिया का नहीं है। और यमन और जिबूती के बीच में यहीं पर है बब अल मंडेब, बब अल मंडेब, ठीक है। बब अल मंडेब क्या है? एक चैनल है, ठीक, क्लियर। हाँ, यूएई भी है, ये देखिए इधर, अब देखो आप, संयुक्त अरब अमीरात, ये कतर था यहां पर, ये है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है, यूएई, ठीक, यूएई जिसकी राजधानी है शारजहां। और आप देखते हो दुबई नाम का एक शहर है जो यूएई का ही हिस्सा है, यूएई देश का ही एक शहर है दुबई, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे देश हो गए यहां पर आपके, डन। तो बेसिकली आप इस ब्लैंक मैप में अगर देखोगे तो इस ब्लैंक मैप में आपको दिखाई देगा कि सर यहां पर तो आपका है, यहां पर तो ये तो है आपका सऊदी अरब, ठीक, यहां पर है यमन, यहां पर है आपका ओमान, ठीक है, यमन ओमान के बाद यहां पर है आपका यूएई, यहीं पर है आपका कुवैत, ठीक है, यूएई, ये यूएई, यहाँ कुवैत है। यहां पर ऊपर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा ईरान, ये देखिए आप, इराक, सॉरी नॉट ईरान, वो देखेगा मिलेगा आपको इराक। और यहां पर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको जॉर्डन, ठीक। ये कौन सा है? ये है आपका लाल सागर यहां पर, डन। बोलिए। तो दक्षिण पश्चिम एशिया के ये सारे कंट्रीज का एक सेपरेट मैप भी मैंने लगाया हुआ है। हाँ, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, यस, देख लो जरा ध्यान से, एक सेपरेट मैप भी लगाया हुआ है ताकि आप ठीक प्रकार से देख सकें। सुनिएगा एक बार, फोकस करिएगा, जो मैं बताता जाऊं जो बातें, उस पर फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो बड़ा सा एक देश है यहां पर जिसको हम बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया। ये एक देश है जिसको हम कह रहे हैं सऊदी अरब है ये, ठीक, क्लियर। सऊदी अरब के बाद यहां पर एक देश है नीचे आपका यमन है, ठीक। यहां पर आपको एक देश मिल रहा है जिसका नाम है ओमान, ठीक। सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, ठीक। ये यहां पर है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राजधानी शारजहां, फेमस शहर है दुबई। और यहीं पर है आपका एक शहर जिसका नाम है कतर, ठीक है, यहीं पर फेमस एक कंट्री है कतर। कतर के बाद यहां पर आपको एक देश मिलता है जिसका नाम है कुवैत, है ना, ये है यहां पर आपका कुवैत, ये इधर है कतर, ये कतर है और ये है कुवैत ऊपर, ठीक। कतर और कुवैत के अलावा यहीं पर एक छोटा सा देश यहां पर आपको दिख रहा है जो पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री बना रहा है, जिसका नाम है बहरीन। बहरीन के बाद इधर आप देखोगे तो ये जो पूरा देश है, इस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की नॉर्दर्न पार्ट में एक देश है जिसका नाम है जॉर्डन। और दोस्तों इसी जॉर्डन में, यहीं पर है, ये जहां पर जॉर्डन मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये तो जॉर्डन है ही है। यहां पर है दोस्तों आपका इजराइल, ये है आपका इजराइल।
और यहां पर दोस्तों ये इजराइल के बाद ऊपर यहां पर है लेबनान, लेबनान के बाद यहां पर है ऊपर आपका सीरिया, देखिएगा सीरिया, सीरिया के बाद यहां पर एक देश मिल रहा है आपको जिसका नाम है इराक, ठीक। यहां पर है आपका ये तुर्की, तुर्की का आधा हिस्सा यूरोप में है, ठीक है ना। तो ये है यहां पर आपका एक देश तुर्की, जिसका नाम अब चेंज करके तुर्कीये कर दिया गया है, टर्कीये कर दिया गया है, तुर्कीये कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर इराक है और ये इधर आपको देखने को मिलेगा ईरान, ठीक है ना, ईरान। तो इतने सारे देश मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं, याद रखिएगा। डन, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया की बात करें, तो दक्षिण एशिया में जो आने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद भूटान है, भूटान के बाद भारत है। अच्छा, इसको मैप में दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं, चूंकि ये तो अंडरस्टूड है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, फिर ये पाकिस्तान की लोकेशन आपको पता है, फिर श्रीलंका भी लोकेशन पता है, मालदीव की लोकेशन भी आपको पता है। मालदीव की लोकेशन इसलिए पता है क्योंकि ये 8 डिग्री के नीचे है, और याद रखिएगा मालदीव वो देश है जहां से इक्वेटर पास हो रही है, जहां से इक्वेटर पास हो रही है मालदीव के ऊपर से, ठीक है ना। उसके बाद नेपाल भी आपको दिखाई दे रहा है, श्रीलंका, एक नेपाल आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ उसके उत्तराखंड है और दूसरी तरफ उसके सिक्किम है, ठीक। इधर आपको आपका देश अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा याद रखिए, डूरंड रेखा याद रखना है आपको, ठीक है। तो अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान तो है ही है, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान की सीमा है ना। बांग्लादेश भी आपको दिख ही रहा है, हमारे जो बांग्लादेश, हमारी जो सबसे लंबी जो सीमा है, सबसे लंबी सीमा है 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, जो हम किसके साथ बना रहे हैं, जो बांग्लादेश के साथ बना रहे हैं, सबसे लंबी सीमा है। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ये लोकेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब ये देश से परिचित हैं। भारत अपना देश है ही है, पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, ठीक। भारत से अफगानिस्तान जाने का एकमात्र यही वाला रूट था, लेकिन फिलहाल ये वाला रूट हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक, एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान एंड क्लेम्ड बाय इंडिया। तो चूंकि हमारा भारत अब चूंकि अभी हमारे पास भारत का ये वाला हिस्सा, यहां तक वाला हिस्सा है, मानते जरूर है हम कि ये हमारा पूरा हिस्सा है, हम क्लेम भी करते हैं और हमारा है भी ये, ठीक है, लेकिन इस समय फिलहाल ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अभी आप अफगानिस्तान जाना होता है तो हम कैसे जाते हैं? अफगानिस्तान जाने के लिए फिर हम यहां से इस रूट से लेते हैं, गुजरात से या मुंबई से होते हुए जाते हैं और यहां से ईरान से होते हुए अंदर एंटर करते हैं। ईरान में पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ईरान में यहां पर एक बंदर है, बंदरगाह है, पोर्ट है चाबहार पोर्ट, और इसी चाबहार पोर्ट से होते हुए हम अफगानिस्तान जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और हम जो है एक गैस पाइपलाइन भी बना रहे हैं, उस गैस पाइपलाइन का नाम है तापी गैस पाइपलाइन, ठीक है। हालांकि उस तापी में जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया 4 देश शामिल है, याद रखिएगा। तो फिलहाल चूंकि ये वाला रूट बंद है ना, यहां से हम जा नहीं पाते हैं अफगानिस्तान, तो बेसिकली हमारे पास एक ये वाला जो रूट बचता है, इस वाले रूट से होते हुए हम, चूंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर नहीं है, इसलिए आवाजाही ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। फिर यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, नेपाल के साथ साथ यहाँ पर भूटान है, नेपाल भूटान, यहीं पर एक विवाद भी पैदा हुआ था आज से 3-4 साल पहले, जिसको हम बोलते हैं डोकलाम विवाद, जिसको हम बोलते हैं डोकलाम डिस्प्यूट है। अच्छा, डोकलाम डिस्प्यूट के बाद आप देखोगे ये है बांग्लादेश, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2015 में, जो हमने लैंड बाउंड्री एक्ट किया था भारत और बांग्लादेश के साथ। भारत के कुछ इनक्लेव्स बांग्लादेश को और बांग्लादेश के कुछ इनक्लेव्स का भारत में ट्रांसफर हुआ था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया था, ठीक। तो बांग्लादेश के साथ संबंध हमारे बेहतर है, ठीक। इधर यहां पर आपको भूटान है, मैंने आपको बता दिया, डोकलाम विवाद है। इधर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा नेपाल, ठीक। और इसी भूटान और नेपाल के बीच में यहां पर आपको भारत का एक राज्य है, सिक्किम राज्य है, आप देख ही रहे हैं, ठीक। तो और इधर आप देखोगे नीचे, तो यहां पर है श्रीलंका, यहां पर है आपकी पाक स्ट्रेट सेपरेट कर रही है इंडिया और श्रीलंका को। उसके बाद आप इधर देखोगे तो नीचे यहां पर है आपका मालदीव, ये है मालदीव, याद रखिएगा। इक्वेटर बेसिकली यहां से मालदीव से पास हो रही है, यहां पर आपका ये लक्षद्वीप समूह है, ठीक है ना, लक्षद्वीप समूह है। तो मुझे लगता है कि जो साउथ एशियन रीजन है, इस साउथ एशियन रीजन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, चूंकि बिकॉज you all are very much familiar with this South Asian region. Now South Asian region के बाद अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया जो बड़ा महत्व रखती है, साउथ ईस्ट एशिया बड़ा महत्व रखती है। यहां से प्री में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मान के चलिए आप,
ठीक। तो इस रीजन की जो आने वाली जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को देखना बहुत जरूरी है। तो जरा आप इसमें आ जाइए, जरा साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें, पहले जरा देख लेते हैं कौन कौन से देश आते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आने वाले जो देश हैं उस पर जरा फोकस करिएगा थोड़ा सा। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आने वाले देश, एक देश है ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा टच हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक बड़ा सा देश, एक और छोटा सा देश है जिसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया के बाद एक कंट्री है जिसका नाम है इधर यहां पर लाओस। लाओस छोटा सा, बहुत छोटा सा देश, बट वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री इन एशियन रीजन, ठीक है, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन एशियन रीजन। फिर उसके बाद है ये इंडोनेशिया, वेरी नियर टू इंडिया, ठीक है। जावा, सुमात्रा, बाली जैसे द्वीपों का नाम सुना होगा आपने, वो इंडोनेशिया के द्वीप हैं। और इसी इंडोनेशिया से होते हुए गुजर रही है आपकी विषुवत रेखा भी होते हुए गुजर रही है। फिर यहां पर आप देखोगे तो एक और कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस के बाद हमारे पड़ोसी देश और है थाईलैंड। थाईलैंड के बाद एक और देश है यहां पर आता है जिसका नाम है वियतनाम। तो ये कुछ ऐसे देश हैं, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन में डालते हैं, या ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन रीजन कंट्री हम कहते हैं, ठीक है। चलिए मैप में जरा इन सारी कंट्रीज की लोकेशन को एक बार ठीक से देख लेते हैं। पहले आपको ये वाला मैप दिखा देता हूं, ये वाला मैप आप देखो अच्छे से ध्यान से, ठीक। इस वाले मैप पर जरा फोकस करना। अब आप जो है साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में आ जाओ, आप इस मैप को ऑब्जर्व करो जरा। सारी कंट्रीज को ऑब्जर्व करिए पहले, फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूं एक एक देश के बारे में। तो जरा देखना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से सुनिएगा भाई। ब्रुनेई अलग है, बोर्नियो अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो हिमांशु सैनी। ब्रुनेई अपने आप में एक अलग देश है, बोर्नियो जो है बोर्नियो इंडोनेशिया का एक अलग से द्वीप है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। देखिएगा यहां पर सो बेसिकली बात क्या हो रही है, बात यह हो रही है कि आप देखोगे तो हम इसको अगर ठीक प्रकार से ऑब्जर्व करें तो यहां पर आपको दिख रहा है म्यांमार, ठीक है। देखिएगा यहां पर आपको दिख रहा है म्यांमार, ठीक। म्यांमार के बाद आओगे तो नंबर 1 पर इधर हो गया म्यांमार। म्यांमार के बाद दूसरा देखिएगा, म्यांमार के साथ बाउंड्री टच हो रही है, वो अगला कंट्री है थाईलैंड, ठीक है। देखिए इधर एटलस आप लोग ओपन करके रखिए, म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड के बाद आपको देश मिलेगा, थाईलैंड के साथ ही बाउंड्री शेयर हो रही है जिसका नाम है लाओस। तीसरे नंबर पर लाओस है, ठीक। लाओस के बाद आप देखोगे तो लाओस के साथ ही बाउंड्री जुड़ी हुई है, ऊपर से नीचे तक चला आ रहा है, जिसका नाम है, चौथे नंबर पर देश है जिसका नाम है वियतनाम। वियतनाम और वियतनाम के बाद 5वें नंबर पर एक और देश है जो थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तीनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तीनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, उस देश का नाम है कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है यहां पर कंबोडिया में। अच्छा, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक से तो आप देखिएगा कि यहां पर ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड नीचे यहां तक आ रहा है, और यहां जब थाईलैंड नीचे तक आ रहा है तो यहां मलेशिया के 2 हिस्से हैं। मलेशिया यहां पर भी है और ये मलेशिया यहां पर भी है, याद रखिएगा। मलेशिया के 2 हिस्से हैं। मलेशिया का एक हिस्सा ये है, तो छठे नंबर पर कंट्री कौन सा हो गया? छठे नंबर पर कंट्री हो गया मलेशिया। बट मलेशिया ये भी है और मलेशिया ये भी है, 2 अलग अलग द्वीपों में द्वीप है। मलेशिया इधर। अच्छा, इसी मलेशिया में ऊपर एक छोटा सा कंट्री है, मलेशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर छोटा सा कंट्री जिसका नाम है ब्रुनेई, ठीक है ना। अब जो तुमको सुमात्रा, बोर्नियो, जावा ये सब दिखाई दे रहा है, यहां तक न्यू गिनी तक जितना भी तुमको छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आइलैंड किसके हैं? याद रखिएगा 8वें नंबर पर एक देश है, इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। ये है आपका इंडोनेशिया, ठीक है ना। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, ये सब इंडोनेशिया। यहां पर इनफैक्ट न्यू गिनी भी इंडोनेशिया का हिस्सा है ना। न्यू गिनी भी इंडोनेशिया का हिस्सा है, ठीक। अब दूसरी चीज समझिए,
आप देखोगे एक 8 देशों के 9वां देश यहां पर आपको मिल रहा है जिसका नाम है फिलीपींस। 9वां देश, 9 नंबर पर एक कंट्री है यहां पर है फिलीपींस। मनीला जो आप पढ़ते हो, फिलीपींस और मनीला, ये यहां पर फिलीपींस है। यहां पर एक और 10वें नंबर पर मार्क कर रहा हूं मैं ताइवान। हालांकि ताइवान सोवरेन कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं ताइवान को मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, याद रखिएगा। डन। तो सारी कंट्रीज हमने देख ली। ब्रुनई हो गया, म्यांमार हो गया। अच्छा, म्यांमार पर हम टिक, हाँ सबसे पहले म्यांमार पर ही टिक लगाया था। तो ब्रुनई, याद रखिएगा, ब्रुनई और बोर्नियो दोनों अलग अलग हैं। जो बोर्नियो है वो इंडोनेशिया का एक द्वीप है, और जो ब्रुनई है वो अलग एक देश है। और जो ब्रुनई है, ये ब्रुनई अपना मलेशिया के ठीक नॉर्थ में है, ठीक। तो ब्रुनई हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस, सिंगापुर। सिंगापुर आपको नहीं दिखाया मैंने, सिंगापुर दिखा देता हूं। ये देखिए, इधर देखिए सिंगापुर। अगर आप इधर ठीक प्रकार से देख रहे हैं, मलेशिया के ठीक नीचे इस वाले पॉइंट पर, जहां पर इस समय मैं अपना पेन कलम चला रहा हूं, इस वाले बिंदु को अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया, इस वाले बिंदु को अगर आप ठीक प्रकार से ऑब्जर्व कर पाए, तो यहीं पर है, यही है दोस्तों आपका सिंगापुर। यही है आपका दोस्तों सिंगापुर। और याद रखिए, देखिए कितना छोटा सा देश है, कितना छोटा क्षेत्रफल है सिंगापुर का। 10वें नंबर पर देश में लगा देता हूं सिंगापुर को, 10वें नंबर पर हम मान लेते हैं सिंगापुर को। अब देखिए कितना छोटा सा देश है, इतना छोटा सा देश है ये, ठीक है, इतना छोटा सा देश है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, राइट। तो बेसिकली 10 के 10 देश मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। फिर से एक बार आप चाहो तो मैं इसकी आपको एक और मैप में लोकेशन दिखा सकता हूं। इस मैप को भी अगर आप ठीक प्रकार से देख सकें तो देख लीजिए एक बार। भाई क्या है ना, यही तो एशिया में बात है कि एशिया में आपको कंट्रीज को देखना बड़ा जरूरी है ना। चलिए एक बार लिख देता हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं। यहां पर आपको सबसे पहले जैसे हमने बात करी किसकी, तो हमने शुरुआत करी थी म्यांमार से, ठीक। ये देश हमको आपको दिख रहा है ऊपर, म्यांमार, ठीक, ऊपर म्यांमार, बर्मा लिखा हुआ ना, बर्मा, बेसिकली इट इज म्यांमार, ठीक। दूसरा है आप देखोगे देश तो थाईलैंड है। थाईलैंड एकदम लटकता हुआ देखो नीचे तक आ रहा है, ये देख रहे हो आप, थाईलैंड, बैंकॉक कैपिटल हो गई इसकी, ठीक। अच्छा, अब इससे थाईलैंड से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं तो देखिएगा, एक जुड़ा हुआ है आपका वहां पर लाओस, ठीक। लाओस के साथ एक ऊपर ये लाओस जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो जुड़ा हुआ है कंबोडिया। चौथा देश लिख रहा हूं यहां पर मैं, कंबोडिया। कंबोडिया के बाद पांचवा देश जो एक लंबा सा ऐसा देश दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं वियतनाम, वियतनाम, ठीक। वियतनाम के बाद अब अगला देश 6वें नंबर पर यहां पर लिखूंगा जो शुरू होता है, एक तो देश ये है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के साथ साथ 7वें नंबर पर एक देश अब लिख रहा हूं यहां पर मैं, मलेशिया, ठीक, मलेशिया, ठीक। ये है पूरा तुम्हारा इंडोनेशिया। देखो आप, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ठीक है, ये सुलावेसी है, सुलावेसी आइलैंड है ना, ये न्यू गिनी है, न्यू गिनी, ये सब इंडोनेशिया का हिस्सा है, ठीक। इनफैक्ट ये जो तिमोर भी दिख रहा है ना आपको, ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है, राइट। फिर मलेशिया के बाद अब एक और देश जो आपको यहां पर, ये एक कंट्री है, ये याद रखिएगा, ये है ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई, ब्रुनेई। और 9वें नंबर पर एक देश लिख रहा हूं मैं, फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक। ये मैंने आपको देश दिखाया है यहां पर, ये फिलीपींस, ठीक। फिलीपींस के बाद आप देखोगे, सुनना जरा ध्यान से, ये पूरा का पूरा, ये पूरा है आपका फिलीपींस, मनीला, ठीक। फिलीपींस के बाद 10वें नंबर पर एक देश है सिंगापुर, सिंगापुर। तो टोटल बेसिकली ये 10 देश हैं। फोकस इसलिए मैं ज्यादा करवा रहा हूं आप लोगों से ईस्ट एशियन कंट्रीज पर, चूंकि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने एटलस में इन सारी कंट्रीज को मार्क कर लिया होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको इनका सीक्वेंस याद रखने की, कौन सा कंट्री कहां पर है। ये बेसिकली आएगा कैसे, तो ऑब्जर्वेशन से ही आएगा। जैसे मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है, क्या क्लियर है मेरे दिमाग में कि भाई मलेशिया है,
तो मलेशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, उस मलेशिया जैसे ही खत्म हो रहा है उसके नीचे टिप में, उसकी टिप पे है सिंगापुर। मलेशिया के ठीक वेस्ट में है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया जहां पर है वहां पर है सुमात्रा है, फिर उसके बाद जावा है, सुलावेसी, ढेर सारे द्वीप हैं, है ना। फिर उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि वहां पर म्यांमार है, और म्यांमार से जुड़ा हुआ है थाईलैंड। थाईलैंड नीचे तक लंबा तक लटकता हुआ चला आ रहा है, जिससे जुड़ा हुआ है नीचे मलेशिया। म्यांमार से एक तरफ जुड़ा हुआ है ऊपर, उधर नीचे की तरफ देखोगे तो थाईलैंड से एक तरफ नीचे जुड़ा हुआ दिखाई देगा आपको कंबोडिया, और थाईलैंड के उत्तर पूर्व में देखोगे तो दिखाई देगा आपको लाओस। लाओस के और पूर्व में चले जाओगे तो एक लंबा सा देश दिखाई दे रहा है आपको, जिसको बोलते हैं वियतनाम। ठीक, तो ये बेसिकली मैपिंग इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, घर जाके इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि इनकी कौन कौन सी कंट्रीज की कैपिटल है, कैपिटल पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। हालांकि यूपीएससी में कैपिटल वगैरह तो नहीं पूछी जाएंगी, इतना याद रखना है आपको। नाउ लेट अस कम टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया। सो इफ यू लुक एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में आपको एक बड़ा सा देश दिखाई देगा, विच इज चाइना। चाइना के बाद उसके ठीक ऊपर आपको एक देश दिखाई देगा मंगोलिया। मंगोलिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। मंगोलिया एक स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक देश है, और उसके बाद है ऊपर तो खैर रशिया है, ठीक है। अच्छा, इधर आप देखोगे तो दो देश दिखाई देंगे। नंबर एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। फिर एक और है ये डेवलप्ड देश जहां पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है जापान। ये देखिए डेवलप्ड देश दिखाई दे रहा है जापान, ठीक। अब जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। जापान बेसिकली द्वीपीय देश है, ठीक। और ये जो जापान है, चूंकि चारों तरफ इसके वाटर बॉडी है, ठीक है ना। जापान में सुनना जरा ध्यान से, सबसे पहले यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है होकाइडो, ठीक। होकाइडो से नीचे आओगे तो मिलेगा तुमको दूसरे नंबर पर होन्शु। यूपीएससी यहां से, यूपीपीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ऊपर है होकाइडो, दूसरे नंबर पर है होन्शु, तीसरे नंबर पर है यहां पर आपको शिकोकू, तीसरे नंबर पर है शिकोकू, और चौथे नंबर पर यहां पर मिलता है आपको क्यूशु, ठीक। चौथे नंबर पर आपको मिलता है क्यूशु। सो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये चार ऐसे देश हैं, सुनना बहुत अच्छे से, ये चार ऐसे द्वीप हैं जहां पर पूरा का पूरा जापान है, ठीक है। शुरुआत होती है, सीक्वेंस कई बार एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछा है कि सबसे ऊपर है होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, और फिर उसके नीचे क्यूशु है। इन सब में सबसे बड़ा जो द्वीप आपको मिल रहा है वो है होन्शु द्वीप। सबसे नॉर्थ में होकाइडो है, सबसे बड़ा है आपको होन्शु द्वीप। होन्शु के बाद आपको यहां पर सबसे छोटा जो द्वीप मिल रहा है, सबसे छोटा है वो है आपका शिकोकू, और याद रखिएगा शिकोकू सबसे छोटा द्वीप है, और उसके नीचे लिखा हुआ है क्यूशु, ठीक। तो ये तो हो ही गए, बात किसकी होगी, ये जापान की बात होगी। जापान के बाद आप दूसरा देखोगे तो यहां पर आप देखो, ये मिल रहा है आपको, ये है नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है, और ये साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल, ठीक है, सियोल, ठीक। अब आप देखोगे इसमें हमने सारी कंट्रीज को मेंशन भी कर रखा है। तो एक तो आप देखेंगे यहां पर चाइना है, जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान। ताइवान को मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। सो चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड ताइवान, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक, डन। सेंट्रल एशिया पर आ जाते हैं जरा, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया पर आ जाते हैं। मध्य एशिया में है वही कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। 5 देश हैं, और अक्सर आपने देखा होगा स्टेट लेवल के एग्जाम्स में इनकी कैपिटल वगैरह पूछ लिया जाता है, या कौन सा कंट्री किसके साथ बाउंड्री टच कर रहा है। चूंकि यहीं पर आपको देखने को मिलता है एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील भी बोलते हैं, लेकिन है वो कैस्पियन सी, ठीक। तो कैस्पियन सी जो आप यहां पर देखोगे तो कौन कौन सी कंट्रीज कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री टच कर रही हैं, वो भी जरा देखने वाली बात बनती है। तो आइए जरा सबसे पहले उस पर भी जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये तो अब ये देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल एशिया, जिसको हम मध्य एशिया बोलते हैं। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। हांगकांग मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी, अगर आपने नहीं दिखाया तो फिर से देखिएगा। हांगकांग को ये मैंने दिखाया था, ये देखो नीचे इधर है, ये है हांगकांग, इधर देख लीजिए, ये है आपका हांगकांग और ताइवान दोनों को दिखा चुका हूं मैं, ठीक है। दोनों सोवरेन स्टेट नहीं है, ठीक है, दोनों सोवरेन नहीं है, ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेड रीजन कहलाते हैं ये, ठीक, दोनों सोवरेन रीजन नहीं है। तो हांगकांग और ताइवान मैंने बताया। अब अगर हम सेंट्रल एशिया पर आते हैं, मध्य एशिया पर आए, तो मध्य एशिया में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को एक बड़ा सा देश देखने को मिल रहा है, और उस देश का नाम है कजाकिस्तान।
इस देश का नाम है कजाकिस्तान। ठीक, कजाकिस्तान के बाद बहुत अच्छे से सुनिएगा, कजाकिस्तान नंबर 1 तो देश हो गया कजाकिस्तान। ठीक, हिंदी में नहीं लिखता हूं, हटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो गए बार बार। तो 1 नंबर पर लिख देते हैं कजाकिस्तान, ये रही इसकी कैपिटल। ठीक, कजाकिस्तान के बाद एक दूसरे देश पर आते हैं और सुनिएगा, इस दूसरे देश का नाम है उज्बेकिस्तान। ये है तुम्हारा उज्बेकिस्तान। ठीक, उज्बेकिस्तान के बाद अगला देश यहां पर आएगा जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तीसरे नंबर पर देश है तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल यहां पर लिखी हुई है अशगाबाद। ठीक, उज्बेकिस्तान की कैपिटल में बताना मिस हो गया, ये देखो लिखी है इसकी कैपिटल दुशानबे। इधर देखोगे आप, ये इधर आप आएगा, आपका ये पूरा उज्बेकिस्तान है। ठीक, और उज्बेकिस्तान के ठीक बगल में आपको एक और देश दिखाई देगा, यहां पर देखिए उज्बेकिस्तान के ठीक बगल में एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान की आपको कैपिटल मिलेगी दुशानबे और उज्बेकिस्तान की कैपिटल आपको मिलेगी ताशकंद। ये देखिए, ये है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान की राजधानी यहां पर लिखा हुआ है ये दुशानबे है। यहां पर एक देश आता है जिसका नाम है किर्गिस्तान और किर्गिस्तान की राजधानी यहां पर बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी यहां पर बिश्केक। ठीक है, सो 1 2 3, चौथे नंबर पर यह हुआ, 5वें नंबर पर यह हुआ। टोटल आपके कितने देश हो गए? 5 देश हो गए। और इन 5 देशों की कैपिटल आप संभवतः कोशिश करें कि याद रख सके। बट मैं चाहूंगा एक बात, इन सब के अलावा एक बात जो आपको यहां पर ऑब्जर्व करनी चाहिए, जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको निश्चित रूप से ऑब्जर्व करना चाहिए, और वो ये है, बहुत ध्यान समझिएगा, इस बात को निश्चित रूप से ऑब्जर्व करिएगा कि एक तो जो आपको यहां पर तुर्कमेनिस्तान जो दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहां पर यह है तुर्कमेनिस्तान। ठीक, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री शेयर हो रही है किसके साथ? इधर ये कैस्पियन सी के साथ। ठीक है, ये कैस्पियन सी के साथ। ठीक है ना, कजाकिस्तान की बाउंड्री भी शेयर हो रही है कैस्पियन सी के साथ। ठीक, यहां पर एक छोटा सा सागर है जिसको बोलते हैं अरल सी। छोटा सा सागर है जिसको हम बोलते हैं अरल सी। और यहां पर एक लेक है, एक झील है कजाकिस्तान में जिसको बोलते हैं लेक बलकाश। ठीक, बस बलकाश। ठीक है, देख लीजिए सारी लोकेशन। इधर चाइना है तुम्हारा और पूरा उधर फिर अलग ऊपर रशिया है। ठीक, इसको ठीक से ऑब्जर्व करिए। तो ताजिकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान। ठीक, दूसरा आपका आ गया तुर्कमेनिस्तान, यह है आपका तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। तीसरा आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान है, तो ताशकंद उसकी राजधानी हो गई। ठीक, उज्बेकिस्तान के बाद आप देखोगे तो उधर मिल रहा है आपको किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और राजधानी है उसकी बिश्केक। 5वें नंबर पर आप देखोगे तो मिलेगा आपको ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान और राजधानी उसकी दुशानबे। ठीक, नेक्स्ट, ये सारा हो गया बात। अब ये तुम्हारा पूरा रीजन है, ये साइबेरिया रीजन है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है? ये पूरा का पूरा आपका साइबेरियन रीजन है, साइबेरियाई क्षेत्र है। डन। अब इसके बाद हमने अगर इसका पॉलिटिकल, एशिया की पॉलिटिकल देख लिए तो एशिया की प्रमुख, जरा अब जल संधियों पर जरा गौर कर लेते हैं, स्ट्रेट्स पर गौर कर लेते हैं। तो एशिया की दोस्तों जो प्रमुख जल संधियां हैं उसमें आप देखोगे सबसे पहले तो खाड़ी देशों में जो जल संधि दिखाई देती है आपको, सबसे पहले आपको एक जल संधि दिखाई देगी, यहां पर मैंने आपको बताया बाब अल मंदेव। और ये जो बाब अल मंदेव है ना, ये बेसिकली जिबूती और यमन को सेपरेट कर रही है। ठीक, या एशिया और अफ्रीका को, एशिया, ये एशिया है और ये अफ्रीका को सेपरेट कर रही है। दूसरा है आपको एक और स्ट्रेट दिखाई देगी, हार्मुज स्ट्रेट, हार्मुज जल संधि। अब मजे की बात यह है कि जो हार्मुज जल संधि है, ध्यान रखिएगा, ये यहां पर है हार्मुज स्ट्रेट। ठीक, अब हार्मुज स्ट्रेट बेसिकली यहां पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या कर रही है? अलग कर रही है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को वो अलग कर रही है।
देखने में तो दिखाई दे रहा है कि ये संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच में है, लेकिन नहीं, ये संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच में नहीं, ये ओमान, यहां पर एक टिप पर है, इसका छोटा सा ओमान का हिस्सा यहां पर है, ओमान और ईरान के बीच में है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, फारस की खाड़ी जो हार्मुज स्ट्रेट है वो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को कनेक्ट कर रही है किसके साथ? ओमान की खाड़ी के साथ, ठीक। और जो बब अल मंदेब है वो कनेक्ट कर रहा है आपको लाल सागर, रेड सी और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। तो गल्फ ऑफ अदन है, गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, यहां पर देखिए दिख रही है। तो इसलिए इन सबको बोलते हैं खाड़ी देश। मैंने आपको बता दिया था ये सिनाई पेनिनसुला, पहले ही चर्चा कर चुका हूं, ये है आपका सिनाई पेनिनसुला, ठीक, सिनाई प्रायद्वीप। ये देखो, ये है यहां पर अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये लाल सागर है, ये गल्फ ऑफ अदन है, ये पर्शियन गल्फ है, ये यहां पर ओमान की खाड़ी है, ठीक है। तो दो जल संधि तो इधर पर हो गई, दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक, यही लिखा है, दो जल संधि तो इधर दिखाई दे रही है आपको, ठीक। इस दो जल संधि के बाद एक और जो जल संधि है जो बेसिकली एशिया और यूएसए को अलग कर रही है नहीं, और वो है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। और जानते हैं जो बेरिंग जल संधि है वो बेसिकली एशिया में जो रशिया वाला रीजन है ना, और इधर है आपका अलास्का, इन दोनों को सेपरेट कर रही है वो, ठीक, इन दोनों को सेपरेट कर रही है। डन, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखना है। सो बेसिकली बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग कर रहा है, बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग कर रहा है। पूर्वी चुक्शी पेनिनसुला है यहां पर, पूर्वी चुक्शी सी और बेरिंग सागर को जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये है चुक्शी सी, ये देख लीजिए आप, ये है चुक्शी सी और यहां पर है बेरिंग सी। तो चुक्शी सी और बेरिंग सी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। चुक्शी सी, ये है चुक्शी सी और ये है बेरिंग सी। चुक्शी और बेरिंग दोनों आपस में यहां पर हो रहे हैं ऐसे करके कनेक्ट, ठीक है। एक तरफ है आपका, ये है रशिया और ये है आपका यूएसए का अलास्का, है ना, याद रखिएगा। ये दोनों आपस में सेपरेट हो रहे हैं और ये चुक्शी और बेरिंग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। टट्टर स्ट्रेट की अगर बात करें तो टट्टर स्ट्रेट भी जो है याद रखिएगा, रूस की मुख्य भूमि को रूस के सखालिन से, एक है रूस की जो मुख्य भूमि है उसको रूस के सखालिन द्वीप से अलग करती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। टट्टर स्ट्रेट उसको बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट। ये है सखालिन, सखालिन द्वीप है ये, ठीक, ये सखालिन द्वीप है और ये रशिया। तो जो टट्टर स्ट्रेट है रशिया मेनलैंड को रशिया के सखालिन आइलैंड से सेपरेट करती है। रशिया मेनलैंड को रशिया मेनलैंड ये हो गया और रशिया का ही दूसरा द्वीप है सखालिन आइलैंड, उसको अलग कर रही है, ठीक। ये बेसिकली जापान सी, यहां पर सी ऑफ जापान देख रहे हैं आप, ये है सी ऑफ जापान, ये जापान सागर है ना। और उधर है आपका, उधर है सी ऑफ ओखोत्स्क। तो सी ऑफ जो ओखोत्स्क है यानी ओखोत्स्क सागर है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। सुगारू स्ट्रेट की बात करें तो सुगारू स्ट्रेट जापान में देखने को मिलती है, स्पेलिंग जरूर टी से शुरू हो रही है लेकिन टुसुगारू नहीं है ये, दिस इज सुगारू स्ट्रेट, इसको टुसुगारू मत पढ़िएगा। बेसिकली स्ट्रेट कौन सी है? ये है सुगारू स्ट्रेट। सुगारू जो जल संधि है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने अभी आपको जापान के 4 अलग अलग द्वीप बताए हैं। मैंने कहा है होकाइडू है, होन्शु है, होकाइडू है, शिकोकू है, होकाइडू है, शिकोकू है, होन्शु है और क्यूशु है। 4 आइलैंड बताए मैंने आपको। अब जो चारों आइलैंड बताए, इन 4 में से ध्यान से समझिएगा कि होकाइडू और होकाइडू को होन्शु से अलग कर रही है, होकाइडू को होन्शु द्वीप से अलग करती है और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो होकाइडू को होन्शु से बीच में जो अलग कर रही है, याद रखिएगा, होकाइडू को जो होन्शु से अलग कर रही है वो है सुगारू स्ट्रेट। मैं आपको दिखा देता हूं होकाइडू होन्शु कहां गए, ये देखिए आप, ये है ऊपर आप होकाइडू सबसे ऊपर दिखाया था मैंने आपको, ये है होकाइडू और ये है होन्शु, और होकाइडू और होन्शु के बीच में है सुगारू स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट, ठीक है, ठीक। ये है आपका जापान सी, यहां पर है जापान सी और ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है, जापान और पैसिफिक ओशन को वहां पर ये जोड़ रही है, ठीक है ना। चलिए, ये यही है, देखो ये रूस है ना, ये रूस है और रूस का ही ये द्वीप है, देखो सखालिन द्वीप लिखा भी है यहां पर, फिर से लिख रहा हूं मैं, सखालिन, और इसी के बीच में है, यहीं पर है बीच में तुम्हारी टट्टर स्ट्रेट,
टाटर स्ट्रेट, टाटर जल संधि। ठीक, तो होकाइडो और होन्शु को सेपरेट करने वाली स्टेट के बारे में मैंने बता दिया। होकाइडो और होन्शु को सेपरेट करने वाली स्टेट टाटा स्टेट। आगे बढ़ते हैं तो कोरियन स्टेट की बात करते हैं। कोरियन स्टेट, सो बेसिकली कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशु द्वीप से अलग कर रही है। कोरिया पेनिनसुला को जापान का क्यूशु, जो सबसे नीचे है, क्यूशु से सुशिमा जल संधि, याद रखिएगा उसका नाम है सुशिमा स्ट्रेट, वो अलग कर रही है। ठीक है ना, यह है सुशिमा, टी से स्पेलिंग शुरू है। जापान में अधिकांश शब्द में टी साइलेंट होता है, स्पेलिंग टी से जरूर शुरू होती है। जैसे सुनामी है, सुनामी, तो हम तो इसको ऐसे पढ़ते हैं ना सुनामी, लेकिन स्पेलिंग उसकी क्या है, सुनामी की स्पेलिंग ये है TSUNAMI, सुनामी की स्पेलिंग ये। तो मैं एक तो सुगारू स्टेट बताई थी आपको होन्शु होकाइडो के बीच में, और एक और है टुशिमा, एक है सुशिमा स्टेट, टुशिमा नहीं सुशिमा स्टेट। सो सुशिमा स्टेट याद रखिएगा, कोरिया पेनिनसुला को या कोरिया प्रायद्वीप को, बेसिकली नीचे यहां पर आपका दक्षिण कोरिया ही है, ये है आपका दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल, दक्षिण कोरिया। और उधर आप देखोगे ये जापान, तो जापान का कौन सा द्वीप है, क्यूशु द्वीप। ठीक, इनके बीच में ये स्टेट है। डन। ताइवान स्टेट की बात करते हैं, तो ताइवान स्टेट ये दिखाई दे रही है आपको, ताइवान। ठीक, ये चाइना है और ये ताइवान है, चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्टेट है। ल्यूजॉन स्टेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ताइवान को ल्यूजॉन द्वीप से अलग करती है। जो ल्यूजॉन स्टेट है, ये है ल्यूजॉन स्टेट, ल्यूजॉन स्टेट। ठीक, ऊपर है आपका यहां पर ये ताइवान, ऊपर है ताइवान, नीचे है आपका फिलीपींस। ठीक, तो ताइवान और फिलीपींस के बीच में है ल्यूजॉन स्टेट, याद रखिएगा। ताइवान को ल्यूजॉन द्वीप से अलग कर रही है, याद रखना है। ठीक, तो बेसिकली ऊपर है आपका ताइवान। ठीक, ये इधर देखो आप, ये ताइवान जो बेसिकली सोवरेन नहीं है, चाइना का हिस्सा आता है उस पर, और यहां पर आप देखोगे तो ये है आपका ल्यूजॉन द्वीप, ल्यूजॉन जो किसका हिस्सा है, फिलीपींस का। ठीक है, तो बेसिकली ताइवान और फिलीपींस को ये सेपरेट कर रही है ये वाली स्टेट। माकासर स्टेट की बात करते हैं, इंडोनेशिया में आ जाओ आप। तो माकासर स्टेट मैंने आपको बताया था, एक द्वीप है इंडोनेशिया का जिसको हम सुलावेसी द्वीप कहते हैं, सुलावेसी द्वीप। ठीक, तो सेलेबस द्वीप या सुलावेसी द्वीप को बोर्नियो द्वीप से, बोर्नियो याद रखिएगा, बोर्नियो और ब्रुनेई दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्नियो, जो बोर्नियो है वो इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक, तो ये बीच में है माकासर स्टेट, और ये यहां पर है सुलावेसी, और यहां पर है आपका बोर्नियो। ठीक है ना, डन, याद रखना है। इसके बाद सुंडा स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने सुना होगा सुंडा स्टेट के बारे में। ठीक, सुंडा स्टेट के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। सुंडा स्टेट ये है यहां पर आपकी सुंडा जल संधि, सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट बेसिकली कर क्या रही है, ये एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। ठीक, इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा। ठीक है, और यहां पर आपको ये भी इंडोनेशिया का द्वीप है जिसका नाम है जावा। और दोस्तों जावा और सुमात्रा के बीच में ही है यहां पर आपकी ये सुंडा स्टेट। जावा और सुमात्रा के बीच में, जावा और सुमात्रा के बीच में यहां पर है आपकी सुंडा स्टेट। तो इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से, इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करने वाली है ना, जावा को सुमात्रा से अलग करने वाली जल संधि है जो हिंद महासागर को जावा से जोड़ती है। ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और यहां पर है जावा सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है, सुमात्रा और जावा को सेपरेट कर रही है। सुमात्रा और जावा दोनों ही बेसिकली इंडोनेशिया के द्वीप समूह है। सुंडा स्ट्रेट, आगे जाके सुंडा एक द्वीप भी है। मलाक्का स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मलाक्का, ये तुम्हारा मलेशिया वाला जो रीजन है जिसको मलय पेनिनसुला बोलते हैं, मलाक्का स्ट्रेट मलेशिया का जो रीजन है जिसको हम स्टेट ऑफ मलाक्का, ये है मलय पेनिनसुला, ये वाला हमारा मलेशिया जिसको मलय पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक, और दूसरा ये तुम्हारा द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। ठीक, सुमात्रा, अभी ऊपर भी दिखाया था आपको सुमात्रा, ये देखो सुमात्रा है, और ये यहां पर है आपका जावा।
तो जावा और सुमात्रा के बीच में, तो यहां तो बताई मैंने अभी आपको स्ट्रेट जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। बट ये कौन सी स्ट्रेट है? इस स्ट्रेट का नाम है मलक्का स्ट्रेट। देखो बहुत अच्छे से, दिस इज मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। मलेशिया और सुमात्रा, कोई तुमसे अभी इंडोनेशिया भी बोलते तो घबराना नहीं है, इनके बीच में है। डन। जोहर स्ट्रेट, एशिया में बहुत सारी जल संधियां हैं। जोहर स्ट्रेट, तो जोहर स्ट्रेट जैसे मैंने कहा था ना, ये मलय पेनिनसुला है यानी मलेशिया है, इसके बीच में यहीं पर है आपका, इसके नीचे है यहां पर है आपका सिंगापुर, ये है आपका सिंगापुर, और ये है भैया आपका मलेशिया। ठीक। और दोस्तों सिंगापुर और मलेशिया के बीच में ही यहीं पर आपकी एक स्ट्रेट है। ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में ही यहाँ पर स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट को बोलते हैं जोहर स्ट्रेट। सिंगापुर स्ट्रेट भी बोलते हैं, या उसको आप जोहर जलसंधि या सिंगापुर जलसंधि। सिंगापुर को मलेशिया से अलग करिए, देख लीजिए, सिंगापुर को मलेशिया से बेसिकली ये सेपरेट कर रही है। डन। इस बात को भूलना नहीं है, याद रखना। दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से भी जोड़ रही है। साउथ चाइना सी है ये ऊपर, ठीक, और नीचे है आपका ये इंडियन ओशन का हिस्सा है अंडमान सी। ठीक, याद रखना है। ये भी मलेशिया है, ये भी मलेशिया है, ये भी मलेशिया है ना, याद रखिएगा। और यहीं पर एक कंट्री है ब्रुनेई, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। ये पूरा का पूरा तुम्हारा ये चला आ रहा है, ये थाईलैंड है यहाँ तक, ये पूरा क्या है थाईलैंड, ये सब पूरा ऊपर ये तुम्हारा सब थाईलैंड है ना। इधर कंबोडिया है, उधर फिर नीचे है मलेशिया, ये तुम्हारा कंबोडिया है ये, है ना। ये भी बताया था, ये आपका वियतनाम है ना, याद रखना है। डन। ये आपका पूरा ये है पूरा थाईलैंड, यहाँ ऊपर था आपका म्यांमार। क्लियर बात। चलो, हार्मूज स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हार्मूज स्ट्रेट कहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, याद रखिएगा। यूएई ओमान को ईरान से अलग करती है। दोनों देशों का नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर यूएई का नाम भी लिखा हुआ है, ओमान, क्योंकि ये इस तरीके से यूएई है, और उसी यूएई के ऊपर ओमान का एक हिस्सा भी है ना। वैसे तो ओमान बड़ा सा देश यहां पर है, यहां पर है यमन, यहां पर है यमन, यहां पर है ओमान, और ये पूरा तुम्हारा आप जब जानते हो ये है सऊदी अरेबिया, ये है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, यहां है यमन, ये है यमन, और ये है ओमान। डन। और ओमान का ही हिस्सा यहां पर है, और ये है आपका यूएई। इसलिए तीनों देशों के नाम लिखें, यूएई ओमान को ईरान से। यहां पर है फारस की खाड़ी, और यहां पर है आपका ये पूरा ईरान, और इसी के बीच में फारस की खाड़ी से, ये फारस की खाड़ी है, यहां पर ये अदन की खाड़ी है ना, याद रखिएगा। फारस की खाड़ी, अदन नहीं, सॉरी, ओमान की खाड़ी, ओमान, अदन की खाड़ी तो यहां पर है, लाल सागर से जब आते हैं बबल बंदाब के साथ, तो यहीं पर है आपकी हार्मुज जल संधि। ठीक है ना, ये पर्शियन गल्फ से आया, ये आ गया इधर, ये। डन। क्या बताइए, यहां तक समझ में आई क्या बात आप लोगों को? बोलिए फटाफट से। हार्मुज स्ट्रेट के बाद बबल बंदाब के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा करी ली। ये है बबल बंदाब, ये है आपका, यहां पर है आपका ये, दिस इज रेड सी। ठीक है, ये रेड सी है आपका, याद रखिएगा, ये रेड सी, और रेड सी से इधर आ जाएं हम अरब सागर की तरफ, बबल बंदाब, ये है आपका यमन, और ये है जिबूती, है ना। तो अफ्रीका, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, चूंकि यहीं पर है आपकी अदन की खाड़ी, तो याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम एशिया महाद्वीप के सारी स्टेट्स, मैंने ढेर सारी स्टेट्स बता दी, और आप मान के चलिए इन स्टेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यूपीएससी भी स्टेट से क्वेश्चन पूछता है, और स्टेट पीसीएस में भी स्टेट पीसीएस में भी इन स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ द एशियन रीजन।
एशियन रीजन के अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ढेर सारे डेजर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको जैसे हम बात करें, सबसे पहले सुनिएगा बहुत ध्यान से कि एक डेजर्ट लिख रहा हूं मैं। जैसे आपको सऊदी अरब में मिलेगा, एक डेजर्ट मिलेगा अल नाफूद डेजर्ट, अल नाफूद मरुस्थल। अल नाफूद के बाद एक और मरुस्थल मिलेगा आपको, रुब अल खली, रुब अल खली। अच्छा, जो अल नाफूद और रुब अल खली, ये जो दोनों मरुस्थल हैं, ये दोनों मरुस्थल याद रखिएगा हैं कहां पर? सऊदी अरब में। ठीक, ये है अल नाफूद मरुस्थल और ये है रुब अल खली मरुस्थल। ठीक, इसके बाद दो और मरुस्थल मिलते हैं, दस्त ए कावीर और दूसरा मिलता है दस्त ए लूथ। तो दस्त ए कावीर और दस्त ए लूथ, ये दोनों मरुस्थल आपको मिलेंगे ईरान में। ये दोनों मरुस्थल आपको मिलेंगे ईरान में। दस्त ए कावीर और दस्त ए लूथ, ये दोनों मरुस्थल आपको मिलेंगे ईरान में। अल नाफूद और रुब अल खली, ये दोनों मरुस्थल हैं सऊदी अरब में। ठीक, अब अगर आप पाकिस्तान में आओगे तो सिंध मरुस्थल, सिंध जिसका एक्सटेंशन पार्ट भारत में है थार, तो सिंध और थार क्रमशः पाकिस्तान और इंडिया के डेजर्ट हैं ये। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के डेजर्ट हैं। इसके बाद आप आओ जरा सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में आपको एक दो मरुस्थल मिलेंगे कजाकिस्तान में, किजिलकुम और काराकुम। तो एक मरुस्थल मिलेगा आपको काराकुम और 7वें नंबर पर मिलेगा एक मरुस्थल आपको कजाकिस्तान में, देखिएगा किजिलकुम और काराकुम। काराकोरम तो भारत में है, किजिलकुम और काराकुम की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, यह है आपका काराकुम मरुस्थल और यह है किजिलकुम। तो काराकुम और किजिलकुम दोनों मरुस्थल आपको मिलेंगे कजाकिस्तान में। ये दोनों महत्वपूर्ण मरुभूमियां हैं, मरुस्थल हैं, दोनों आपको कजाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आप इधर आइएगा, चाइना वाले हिस्से में आएंगे, नॉर्दर्न चाइना में आएंगे, तो मंगोलिया में और चाइना की सीमा, मंगोलिया और चाइना में आपको मिलेगा 8वां डेजर्ट मिलेगा जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है ना, जो मंगोलिया और चाइना में। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो मरुस्थल, एशिया के मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, तो कुल मिलाकर मैंने आपको 8 मरुस्थल बताए एशिया में और 8 के 8 मरुस्थल आपको याद रखना है। अल नाफूद और रुब अल खली जैसे मरुस्थल सऊदी अरब में, दस्ते कबीर दस्ते लुत्फ आपको मिलेंगे ईरान में, सिंध मरुस्थल पाकिस्तान में, थार मरुस्थल भारत में है, काराकुम और किजिलकुम जैसे दर्रे, ये दोनों काराकुम और किजिलकुम जैसे दोनों मरुस्थल आपको मिलेंगे कजाकिस्तान में। ये देखो यहां पर है या कजाकिस्तान। ठीक, एक और मरुस्थल मिलता है 9वें नंबर पर, इसको बोलते हैं टकला मकान। उसको पठार भी कहते हैं, मरुभूमि भी कहते हैं। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल ये है यहां पर, ये देखिए आप, ये देखिए टकला मकान चाइना में। ठीक है, तो 10वें नंबर पर लिख देता हूं मैं टकला। आपके सब कुछ सारे के सारे मरुस्थल आपको अपने एटलस में मिलेंगे, बस आप ऑब्जर्व करिएगा ठीक से। अगर आप इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सारे के सारे मरुस्थल आपको एटलस में देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से। ठीक, तो याद रखिएगा टकला मकान मरुस्थल हो गया, याद रखिएगा चाइना में। ठीक, इस रीजन में कोई ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होगी तो मरुस्थल मिलने की संभावना नहीं होगी। वेस्टर्न पार्ट में मरुस्थल, एशिया महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट में मरुस्थल मिलने का बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि यहां से प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। और दोस्तों, ठंडी जलधारा के अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन आता है आपका व्यापारिक पवनों के पेटी में। और व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है। तो पूर्वी क्षेत्र से यहां से तो नमी इकट्ठा करती हैं, वो इधर बारिश करा देती हैं, इधर बारिश करा देती हैं, लेकिन पश्चिम की ओर पहुंचते पहुंचते, पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते उन पवनों में नमी की मात्रा समाप्त हो जाती है। और जब इन पवनों में नमी की मात्रा समाप्त हो जाएगी तो इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है देखिए, दस्त ए लूथ और दस्त ए कावीर, दोनों मरुस्थल बताएं आपको ईरान में। डन। अब अगर हम मरुस्थल के बाद रुब अल खली मरुस्थल देख लो, सारे मरुस्थल की डिटेल लिखी हुई है। ये है देखिए रुब अल खली। ठीक,
देश के सऊदी अरब में विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है, निवास विहीन है। अल नाफूद की बात करें, ये भी सऊदी अरब में गर्म मरुस्थल है, अल नाफूद, ठीक है, अल नाफूद मरुस्थल, ये है रुबल खली। दस्त एक कबीर मरुस्थल की बात करें, ईरान में है, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से इस मरुस्थल को जाना जाता है। दस्त ए लुत्फ पूर्वी ईरान में है, दोनों हालांकि ईरान में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। गोबी डेजर्ट की बात करें तो मंगोलिया और चाइना में, ठीक, मंगोलिया और चाइना, बट ये याद रखिएगा ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। अभी तक जो डेजर्ट दिखाए आपको, चाहे वो दस्ते काबीर, दस्ते लुत्फ हो, अल नाफूद हो, रुबल खली हो, ये सब गर्म मरुस्थल थे, बट गोबी आपको याद रखिएगा ठंडा मरुस्थल है। इसी प्रकार से टकला मकान की हम बात करें तो चाइना के उत्तर पश्चिम में है, सीकियांग में, चाइना के उत्तर पश्चिम में सीकियांग में स्थित है। मंचूरिया का मैदान भी इसी क्षेत्र में है, मंचूरियन प्लेन्स। ये टकला मकान डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट है। आमूर दरिया एक नदी है, आमूर नदी और सिर नदी, उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये भूभाग है। डन। टकला मकान डेजर्ट चाइना के उत्तर पश्चिम में, चाइना के उत्तर पश्चिम में ये डेजर्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, टकला मकान डेजर्ट। तुरान का मैदान की बात करें तो निश्चित रूप से तुरान का मैदान याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन तीनों देशों को मिला लिया अगर, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक। तुर्कमेनिस्तान आपको अभी राजधानी बताई मैंने, अशगाबाद, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद बताई। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान उसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा इन तीनों देशों में जो फैला हुआ जो मैदान है, जो दो नदियां हैं, मैंने अभी एक बार पहले भी नाम लिया था, आमूर दरिया व सीर दरिया, इन दोनों नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको तुरान का मैदान कहते हैं। यहां से एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुरान के मैदान से। एशिया की प्रमुख नदियों की अगर हम बात कर ले, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एशिया की अगर बात करें तो एशिया की प्रमुख नदियों में, एक मिनट वेट कीजिएगा, एशिया की प्रमुख नदियों को मैंने यहां पर समराइज तरीके से कर रखा है। एशिया की हम प्रमुख रिवर्स की अगर हम बात करें, कौन कौन सी इस एशिया रीजन में इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो भी यहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए एशिया रीजन की प्रमुख रिवर्स, जैसे अभी तो मैंने आपको जैसे एक बात बताई, आमूर दरिया और सिर दरिया दोनों नदियों के नाम बताया। देखिए जैसे यहां पर आपको मैंने आमूर दरिया और सिर दरिया के नाम बताए, ये देखिए इस वाले रीजन में ये है आमूर दरिया और सिर दरिया नदियां। आमूर दरिया और सिर नदियों के अलावा अगर आप वेस्टर्न पार्ट में चले जाओ, इसके वेस्टर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न पार्ट में भी आपको रिवर्स देखने को मिलती हैं। और याद रखिएगा आमूर दरिया, सिर दरिया, मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको रखा हुआ है, आप अपने मैप में भी देखिएगा, दिख जाएगी आपको। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। स्थानीय उद्गम कहां से है? पामीर के पर्वत से। सीर दरिया नदी वहीं पर, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच का जो दोआब बन रहा है, सॉरी गंगा यमुना के बीच का जैसे दोआब वाली भूमि, ऐसे आमूर दरिया, सिर दरिया है। ये भी देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, अरल सागर में गिरती हैं, ठीक है। आमूर दरिया, सिर दरिया, ये देखिए आमूर दरिया और सिर दरिया दोनों नदियां यहीं पर हैं, ठीक, डन। आमूर दरिया और सिर दरिया दोनों नदियां यहां पर हैं, जो कहां पर गिर रही हैं? अरल सागर में गिर रही हैं, याद रखना है। ये है अरल सागर, ये देखिए यहां पर, ये दिस इज अरल सी, अरल सागर, और दोनों नदियां अरल सागर में जाकर ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे चाओ फ्राया रिवर के बारे में बात करेंगे। चाओ फ्राया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थाईलैंड की एक रिवर है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं, टर्की, इराक और सीरिया वाले रीजन में चलते हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। तो आप लोगों को शायद इस मैप को जूम नहीं हो पाएगा, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। ये यहां पर यूफ्रेटस नदी है और ये यहां पर टिग्रिस नदी है। देखना इधर ध्यान से, ये बसरा नाम का स्थान है इराक में, ये देखिएगा यहां से आई ये यूफ्रेटस, आर्मीनिया की, टर्की से निकल गई, आर्मीनिया की उच्च भूमि से, ये जहां पर मैं इस समय मेरी पेन चल रही है, पेन चल रहा है मेरा, ये है आया इराक में होते हुए यूफ्रेटस है। अच्छा, दूसरा यहीं से टर्की से ही दूसरी नदी निकल रही है जिसका नाम है टिग्रिस, ये टिग्रिस नदी निकल रही है, ठीक। तो यूफ्रेटस, ये यूफ्रेटस है, ये टिग्रिस है, दोनों तुर्की वाले रीजन से निकल रही है ना। ये है आपकी यूफ्रेटस और ये है आपकी टिग्रिस,
दोनों जो है यहां पर एक प्लेस है बसरा, ठीक, ये देखो एक प्लेस है यहां पर, ये है बसरा, ठीक, डन। बसरा के बाद दोनों गिरती हैं फारस की खाड़ी में, ठीक है। और ये इनके बीच का ये दोआब क्षेत्र है, ये वाला दोआब क्षेत्र है, तुर्की, सीरिया और इराक, तुर्की, सीरिया और इधर है इराक, डन, याद रखिएगा। तो तुर्की सीरिया उद्गम कहां से है? टॉरस माउंटेन है टर्की में, ठीक है, ठीक। ये बेसिन खजूर के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्रमशः इसको दजला और फरात के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मतलब तिग्रिस को दजला, यूफ्रेटस को फरात, दजला फरात। और ये जो बेसिन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो बेसिन दिख रहा है, ये वाला, ये इराक में ये जो बेसिन है ना, ये वाला, इसको दजला फरात, दजला फरात बेसिन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दजला फरात बेसिन क्षेत्र के नाम से भी इस रीजन को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, येलो रिवर हुआंगहो चाइना में है, ये देखिए आप, येलो रिवर आपको दिखाई देगी चाइना में, ये है, ये यांगसी रिवर है, ये सिंक्यांग रिवर है, ये हुआंगहो येलो रिवर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो चाइना की तीनों नदियां हैं ये, याद रखिएगा। येलो रिवर, कुनलुन पर्वत है वहां पर, कुनलुन शान, तियान शान पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, है ना, ठीक। मुहाना येलो सी में, ठीक है। पीले रंग के लोएस के मैदान इसमें निर्मित होते हैं, ठीक है। इसके कारण अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर सिल्ट का जमाव बहुत ज़्यादा होता है येलो रिवर पर। उसको दूसरा नाम उसका हुआंगहो भी है, येलो रिवर का जो दूसरा नाम है, येलो रिवर का दूसरा नाम हुआंगहो भी है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके बाद आप यांगसिक्यांग रिवर की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी भी बोलते हैं इसको, एशिया की सबसे लंबी नदी है, विच इज कॉमनली नोन एज यांगसी रिवर, ठीक है। इसके तट पर शंघाई और वुहान दो महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। थ्री जॉर्ज डैम चाइना का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, थ्री जॉर्ज डैम, जो यांगसी रिवर पर बना हुआ है। एक हो गई हुआंगहो, ऑल्सो नोन एज अ येलो रिवर, दूसरी हो गई आपकी यांगसी रिवर, थ्री जॉर्ज डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है इरावदी नदी। इरावदी नदी कहां पर है? म्यांमार में। इरावदी नदी कहां पर है? म्यांमार की प्रमुख नदी है, ठीक है। माली और नामी का संगम है, अंडमान सागर में गिर जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साल्वीन रिवर भी म्यांमार की प्रमुख रिवर है, तिब्बत के पठार से निकलती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्वीन रिवर। साल्वीन और इरावदी, देखिए मैप में आएंगे तो साल्वीन और इरावदी दोनों आपको, ये है म्यांमार, यहां पर दिखाई नहीं देगा, साल्वीन, ठीक है, और ये इरावदी, ये इधर साल्वीन और इरावदी, ये देखिए ये साल्वीन है और इरावदी। रंगून शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। रंगून, यांगून नहीं, रंगून, इरावती नदी, ठीक है। मेकोंग रिवर की बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। मेकोंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे चाइना, थाईलैंड, लाओस, थाईलैंड और लाओस के बीच में तो बाउंड्री बना रही है। फिर चौथे नंबर पर कंबोडिया, वियतनाम, इनके बीच में प्राकृतिक सीमा है। म्यांमार, ठीक है, और लाओस, इनके बीच में प्राकृतिक सीमा बना रही है, ठीक। तिब्बत के पठार से निकलती है, साउथ चाइना सी में गिर जाती है। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, ठीक है, याद रखिए। विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है। अमेजॉन रिवर का, अमेजॉन जो रिवर है, अमेजॉन जो नदी है, वो रिच बायोडाइवर्सिटी जोन है, और उसी के तरह से जो मेकोंग नदी है वो भी रिच बायोडाइवर्सिटी में है, चूंकि वो इक्वेटोरियल रीजन का क्षेत्र आता है, ठीक है ना। तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ठीक, म्यांमार और लाओस दोनों की लोकेशन दिखा चुका हूं आप लोगों को। और म्यांमार और लाओस के साथ दूसरा है थाईलैंड और लाओस। म्यांमार और लाओस और थाईलैंड और लाओस के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है ये रिवर, ठीक है। उसके बाद है जॉर्डन में है जॉर्डन नदी, लीना नदी रूस में है, ओब नदी भी रूस में है, येनेसी नदी भी रशिया में है, आमूर नदी रशिया और चाइना में है, आमूर नदी, ठीक है, याद रखिएगा। आमूर नदी भी वहीं पर है, आपको भी दिखा देते हैं एक मिनट में। आमूर नदी, ये देखिए, ये है आमूर नदी, आमूर, ये देखिए आपकी, ये है लीना, ये है आपकी यहां पर, ये लीना रिवर,
येनिसी रिवर, या यही येनिसी रिवर ही, ठीक है। और ये है आपकी आमूर नदी। डन। ठीक है। इसके बाद है सिक्यांग रिवर की बात करते हैं। तो सिक्यांग रिवर साउथ चाइना सी, ठीक है, रेशम के उत्पादन के लिए फेमस इस नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है ना। ग्वांगझाऊ, हांगकांग और ग्वांगझाऊ दो प्रांत हैं, दो शहर हैं चाइना के इस नदी के किनारे, सिक्यांग नदी के किनारे। फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी मैं भारत के भूगोल में ब्रह्मपुत्र नदी की डिटेल ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने पूरी आज चर्चा करी एशिया महाद्वीप के बारे में, है ना। एशिया महाद्वीप के प्रमुख हमने जल संधि पर चर्चा करी, एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर चर्चा करी, एशिया महाद्वीप के हमने नदियों पर चर्चा करी। सो ये पूरा, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है जो एशिया कॉन्टिनेंट में, वो बात ये है कि एशिया कॉन्टिनेंट का जो फिजिकल मैप है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उस एशिया कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप के साथ साथ उसका पॉलिटिकल मैप भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मेरे साथ इस यूपीएससी के प्लेटफॉर्म में इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरी मैंने मैपिंग कराई है पिछले करीब 1.5 घंटे में एशिया कॉन्टिनेंट की, इस एशिया कॉन्टिनेंट की मैपिंग को आपने ठीक से समझा होगा। आप एक काम और करिएगा, घर में अपने एटलस में इन इस प्लेसेस को जो आप मार्क नहीं कर पाए हैं उन प्लेसेस को ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो एशिया कॉन्टिनेंट और ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय चल रही है होली हंगामा ऑफर। और दोस्तों इस होली हंगामा ऑफर में आपको पता है कि इस समय अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, ठीक है, उत्कर्ष एप्लीकेशन पर, उत्कर्ष एप्लीकेशन पर, उत्कर्ष ऐप पर होली हंगामा ऑफर चल रहा है इस समय। और दोस्तों ये जो होली हंगामा ऑफर है, इस होली हंगामा ऑफर में आपको कोर्सेस पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और दोस्तों इस 90% डिस्काउंट के साथ साथ आप कोई भी कोर्स लेते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित, तो 3 महीने की दोस्तों इसमें 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, ठीक है। तो इस ऑफर का लाभ उठाएं। और दोस्तों ये जो ऑफर है ये केवल और केवल 28 मार्च तक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो उत्कर्ष एप्लीकेशन पर होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाएं, ठीक। और 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब इस सेशन को हम करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन।